गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से होंगे, अपना स्टडी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज जो क्लास 6 का जो लास्ट चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, उसको भी अध्ययन करेंगे, जिसमें है भारत, जलवायु, वनस्पतियाँ और उसके जो वन्य जीव प्राणी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो जलवायु के बारे में समझने पहले समझते हैं कि जो मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम क्या होता है? मौसम जो प्रतिदिन का जो जलवायु दशा, वायुमंडलीय दशा होता है, उसको मौसम कहा जाता है। प्रतिदिन की जो, ठीक है, प्रतिदिन की वायुमंडलीय की जो दशा होती है, वायुमंडलीय दशा में क्या कहा जाएगा? वायुमंडलीय दशा में जैसे कि तापमान आ जाएगा। ठीक है, तापमान उस दिन का कितना है। ठीक है, तापमान होगा, फिर वर्षा की मात्रा होगा, वर्षा उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी दिन वर्षा होता नहीं होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आर्द्रता भी हो जाएगा। आर्द्रता भी होता है कि वायुमंडल में नमी है कि नहीं है। ठीक है, जो पवन भी है या वायु का है, पवन वेग कह लीजिए, पवन कितने तीव्रता से चल रही नहीं चल रही, ये सबको सम्मिलित रूप से मौसमी वायुमंडलीय दशा कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य के इसमें विकिरण भी आ जाएगा कि उस दिन तक मौसम साफ है या नहीं है। ठीक है, सूर्य के विकिरण भी, या फिर बादल भी कह लीजिए। ठीक है, आर्द्रता होगी तो बादल का निर्माण होगा, बादल का क्या कंडीशन रहा है, इस प्रकार सभी को सम्मिलित रूप से उसको मौसम कहते हैं। ठीक है, पर डे का। अब हम लोग देखते हैं कि एक जलवायु नाम सुने होंगे, जलवायु किसे कहा जाता है। तो जो जलवायु होता है, जलवायु या इंग्लिश में इसको क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है कि जो मौसम का बहुत दिन का, कई वर्षों का मिला जुला रूप को, या औसत कहिए, औसत मौसमी जो दशाएं होती हैं उसको जलवायु की संज्ञा दिए जाते हैं। इसमें कई वर्षों का होता है। ठीक है, कई वर्षों का मौसम का क्या होता है, औसत होता है ये। ठीक है, मौसम का जो औसत आता है उसको जलवायु की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, मौसम होता है कि जैसे कि भारत एक साल के अंदर जितने भी मौसम होगा उसको मौसम कहा जाएगा। ठीक है, तो जो भारत के हैं उसको लगभग 4 मौसम में डिवीजन किया गया है। ठीक है, चारों मौसम को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मौसम में है। जलवायु जो होता है वो जैसे कि होता है कि कई वर्षों का। ठीक है, जैसे इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, या मानसूनी जलवायु भी भारत को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो मानसूनी जलवायु है, कई सालों को जो मौसमी दशा का औसत होता है, इसको जलवायु कहा जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मौसम सीजन कितना में डिवीजन किया गया है। भारत में जो मौसम है, कितने मौसम की बात किया गया है, तो भारत में 4 प्रकार के मौसम की बात किया गया है, जो कि पहला है सर्दी का मौसम। ठीक है, ये सर्दी का मौसम कब होता है? ये लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये होता है। ठीक है, दिसंबर से जनवरी और फरवरी तक। ठीक है, ये होता है सर्दी का मौसम होता है, जिसमें तापमान काफ़ी कम होता है। ठीक है, दूसरा जो मौसम होता है वो ग्रीष्म का होता है या गर्मी का। ये होता है फरवरी, मार्च से लेकर के अप्रैल, मई, जून तक लगभग होता है, या मई तक ही होता है। जून के बाद से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। लगभग उत्तरी भारत में लगभग 20 जून के बाद से वर्षा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, 20 जून के बाद से, तो ये जून को हम लोग वर्षा ऋतु में शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगला है मार्च से जो मई तक का होता है वो ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, और वर्षा ऋतु होता है वो जून से लेकर के कब तक होता है? सितंबर तक होता है। ठीक है, इसको वर्षा ऋतु कहा जाता है, काफ़ी इसमें वर्षा ज़्यादा होता है। और चौथा जो मौसम है वो कौन सा है? शरद होता है। ठीक है, शरद जो कि होता है वो
अक्टूबर से लेकर के और नवंबर तक, ठीक है। नवंबर तक का जो सीज़न होता है उसको शरद ऋतु कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये तापमान काफ़ी इसमें कम होता है, इसमें ठंडा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वर्षा इसमें काफ़ी कम होता है, ठीक है। वर्षा नहीं होता है, होता भी तो ये उत्तरी भाग में थोड़ा सा वर्षा हो जाता है, जो उसको कहा जाता है कि लौटती मानसून द्वारा वर्षा होता है। तो उत्तरी भारत में लौटती मानसून द्वारा भी कुछ वर्षा हो जाता है, ठीक है। तो ये सर्दी के ऋतु में, जबकि ग्रीष्म ऋतु होता है इसमें लगभग तापमान काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगता है, और जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र होता है उसमें कभी हवाएं भी, तीव्र गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, ठीक है। इसमें तीव्र गर्म हवाएं अप्रैल मई में लगभग हवाएं चलती हैं। हवा, इससे हवाओं को क्या बोलते हैं, लू की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। लू की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। ये लगभग उत्तरी भारत में चलती है। हालांकि जो तापमान होता है काफ़ी सभी क्षेत्रों में लगभग ज़्यादा ही हो जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहाँ तापमान कम होते हैं, जैसे जो तटीय क्षेत्र होता है वो लगभग बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मौसम में बांटा गया है। और जो वर्षा ऋतु है कब है, ये जून से लेकर सितंबर तक होते हैं। जून से जैसे कि जानते हैं कि वर्षा ऋतु होते हैं, और वर्षा भारत में कैसा होता है, मानसूनी वर्षा होता है, ठीक है। इधर से आने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, ठीक है, इधर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इधर बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के और इधर भारत में प्रवेश करती हैं। और इधर एक दूसरी शाखाएँ होती हैं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, और अरब सागर की शाखाएँ कहा जाता है, ठीक है। इधर से पढ़ के और इस तटीय क्षेत्र में काफ़ी वर्षा करती हैं, इसके साथ साथ निकल जाती है, फिर इधर मुड़ करके यहाँ भी वर्षा करती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वर्षा के सीजन में होता है, जून से लेकर के सितंबर में हमें होता है, ठीक है। इसको मानसूनी वर्षा कहा जाता है, ठीक है। ये रहा मानसूनी वर्षा या वर्षा का मौसम। अब शरद का मौसम होता है। शरद के मौसम में क्या होता है कि हवाओं की दिशा उल्टा हो जाता है, ठीक है। अभी हवाएं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यहाँ पर समाप्त हो जाती है, अब उधर से आने वाली हवाएं इधर से आने लगती हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा के पास में आ जाता है, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। इसके कारण से क्या होता है कि क्षेत्र में लगभग तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इससे वायुदाब निम्न हो जाता है, और इधर हाई प्रेशर होता है। उच्च वायुदाब से निम्न दाब की तरह हवाएं जब चलने लगती हैं तो हवाएं इधर आती हैं और अपने साथ साथ नमी भी लेते आती हैं समुद्र से, और यहीं पे वर्षा करती हैं। चारों तरफ वर्षा का मौसम हो जाता है, ठीक है। और जब उधर से आने वाली हवाएं होती है, सूर्य अब जब दक्षिणायन हो जाता है, यहाँ पे दक्षिणायन मतलब कि कहाँ पे चमकने लगता है, जो मकर रेखा है, ठीक है। 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा पर जब चमकने लगता है तो इस भाग में हवाएं इधर आ जाती हैं, ठीक है, उतरने लगती हैं, उल्टे तरफ इसका गमन होने लगता है। तो ये जो हवाएं आती हैं तो इससे भी हल्का फुल्का वर्षा होता है, लेकिन सारे जगह पे नहीं है। तो ये आकर के यहाँ पे तमिलनाडु में ये वर्षा करती हैं। तमिलनाडु में ये या आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश करती है। जो लौटती हुई मानसून से, ये शरद ऋतु में लौटती हुई मानसून से वर्षा होता है, लौटती मानसून से, ठीक है। इस प्रकार ही इसमें वर्षा का सीजन हालांकि बहुत कम वर्षा होता है। जो ज़्यादा वर्षा होता है लगभग 70-80% वर्षा लगभग इसी महीने में हो जाती है, ठीक है, जून से लेकर के सितंबर में, ठीक है। तो ये रहा भारत की जलवायु दशाएं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो अभी जलवायु के बारे में बात कर रहे थे, ये तो मौसमी दशाएं हैं, ये पूरे एक साल के लगभग। अब इसकी जलवायु दशा के क्या कहा जाता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जलवायु के बारे में। जलवायु क्या होता है, जलवायु जो कि मौसम का कई वर्षों के जो औसत होता है मौसमी दशा, उसको जलवायु कहा जाता है, ठीक है। तो भारत को क्या माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय, ये जैसे जानते हैं कि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भाग लगभग ज़्यादा भाग इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय
ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने के कारण से यहाँ पे लगभग उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। इसमें एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है जो कि मानसूनी जलवायु कहा जाते हैं इसको। मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? ये एक विशेष प्रकार की होती है कि इसमें जो हवाओं का होता है दिशा हमेशा साल भर में एक बार बदलते रहते हैं। एक बार इधर से इधर जाता है, दूसरी बार बदल करके उत्तर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इधर आता है। तो इसलिए इसको मानसूनी जलवायु भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मानसूनी इसका जो नाम की उत्पत्ति हुई है मौसिन से हुआ है। एक अरबी शब्द है मौसिन, ठीक है। ये अरबी एक शब्द है, अरबी शब्द जो कि इसका नाम है अरबी शब्द जिसका ये अर्थ होता है, इसका अर्थ ये अरबी शब्द होता है मौसिन। इसका अर्थ होता है मौसम होता है। मौसम के आधार पर ही इसको मानसूनी जलवायु इसको कहा गया है, ठीक है। ये जो जलवायु है या फिर जो मानसूनी दशाएं होती हैं, मानसूनी जलवायु, इसके वजह से कृषि पे काफ़ी ज़्यादा इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो जिस समय मानसून अनुकूल रहता है तो कृषि में यहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण से जो कृषि का विकास काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। कृषि का विकास में काफ़ी ये योगदान देता है। जितने फसलें होते हैं खूब अनुकूल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो मौसम है कृषि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो जलवायु दशा रही, और जलवायु दशा में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये चूँकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र में है, इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें कई प्रकार की जो भौतिक दशाएं हम लोग देख रहे थे, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं पर रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, कहीं मैदानी क्षेत्र हैं, कहीं ये पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भी कई तरह की जो मौसम से संबंधित भिन्नताएँ भी मिलती हैं, ठीक है। कैसी मिलती है? कहीं पे रेगिस्तान मिलता है, ठीक है, कहीं पे इतना ज़्यादा बाढ़ आ जाता है जैसे मैदानी क्षेत्र में कि यहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ कहीं जो ये क्षेत्र है जैसलमेर का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा ही काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ठीक है। कहीं मौसम, ठीक है, तो इस क्षेत्र में लगभग सूखा हो जाता है। कहीं पे वर्षा ज़्यादा होता है तो बाढ़ की स्थिति आ जाता है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे एक जगह है मासिन राम, जो कि मेघालय क्षेत्र में है, ठीक है। मासिन राम करके है, यहाँ पे भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, वर्षा क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला ये जो क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये जो सबसे कम जहाँ पे वर्षा होता है रेगिस्तान, ये राजस्थान में एक क्षेत्र है जैसलमेर, यहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मौसमी दशा में अलग अलग भिन्नता मिलता है। तो ये तो कहीं रेगिस्तान बाढ़ सूखा रहा है, कहीं पर तापमान भी इतना कम हो जाता है, जैसे लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, कारगिल क्षेत्र है, तापमान इतना ज़्यादा कम होता है कि हमेशा वो वहाँ पे बर्फ़ से आच्छादित ही रहता है, ठीक है, बर्फ़ से आच्छादित रहता है या हिमाच्छादित रहता है कहिए, ठीक है। हमेशा ये वो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है या कारगिल का क्षेत्र होता है, ये हमेशा ये बर्फ़ से आच्छादित रहता है। ये जो जलवायु की मौसम का जो भिन्नता मिलता है, अर्थात तापमान का भिन्नता मिलता है, कैसे होता है? ये ऊंचाई के अनुसार भी होता है, ठीक है, ऊंचाई के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, या समुद्र से दूरी के अनुसार भी होता है, ठीक है। जहाँ पे समुद्र से दूरी होगा तो वहाँ पे वर्षा कम होगा और तापमान में काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा, तापमान भी ज़्यादा होगा और तापमान कम भी ज़्यादा होगा, माने सर्वाधिक कम होगा, जिससे तापांतर ज़्यादा होगा इससे दूरी में। जब ज़्यादा दूरी होगी तो समुद्र से ज़्यादा दूरी हो तो कितना होगा? तापांतर ज़्यादा होगा यहाँ पे,
तापांतर अधिक होगा। तापांतर मतलब कि जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में जो अंतर होगा वो सर्वाधिक होगा, जो समुद्र से ज़्यादा दूर होगा क्षेत्र। ठीक है, जैसे ये समुद्री क्षेत्र है तो इसमें सालों भर लगभग तापमान समान नहीं रहता है, लगभग 25 से 27 डिग्री के बीच में रहता है। जबकि ये बीच वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये समुद्र से दूरी हो जाती है तो ये तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तापमान जो ठंडे के सीज़न में इतना ज़्यादा कम हो जाता है, लगभग 2-3 डिग्री तक भी हो जाता है, और अधिकतम तापमान होता है तो लगभग 40 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है तापमान। तो इसमें तापांतर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जबकि समुद्री क्षेत्र में, जो ज़्यादा नज़दीक क्षेत्र में क्या होता है, ये जो तापांतर होता है कम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस समुद्री प्रभाव, इसको समुद्री प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस वजह से भी तापांतर में काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता है। तो इस ज़्यादा क्षेत्रफल को वैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पे तापमान काफ़ी कम हो रहा है, कभी तापमान यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जा रहा है, कभी वर्षा की मात्रा भी कहीं ज़्यादा हो जा रहा है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो पूरा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट एरिया इसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इस पर ज़्यादा वर्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि इस वाला भाग में राजस्थान से संबंधित, गुजरात से संबंधित काफ़ी इसमें तापमान ज़्यादा होता है और वर्षा की मात्रा बहुत कम होता है। ठीक है, और दक्षिण भारत है लगभग, वहाँ पे लगभग समान दशा रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों तरफ समुद्र है। ठीक है, ये पर्वतों का भी अंतर पड़ता है, जैसे कि ऊंचाई के भी अंतर होता है। जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र होता है, जैसे जैसे पर्वत के ऊपर जाएंगे तापमान धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। ठीक है, तापमान तो ऊंचाई के अनुसार भी, और इसी कारण से भी जितना वनस्पति है वनस्पतियों में भी भिन्नता मिलता है, वनस्पतियों में भिन्नता मिलेगा। उसके साथ साथ जो वन्य जीव प्राणी है उसके में भी अंतर पड़ेगा। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहने वाले हैं या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले हैं जीव जंतु वो उसका अलग होते हैं, और जो कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये रहा जलवायु। अब हम लोग वनस्पतियों के बारे में देखते हैं। ये जलवायु हो गया, अब वनस्पति के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है या मौसम भी इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे इतना विस्तार है, इतना ज़्यादा विस्तार है, कहीं तापमान ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। ठीक है, कहीं वर्षा ज़्यादा हो रहा है, कहीं समान दशा हो रहा है, तो इसकी वजह से वनस्पतियों में बहुत ज़्यादा भिन्नता आती है। ठीक है, वनस्पति में ये वनस्पति होता क्या है, या प्राकृतिक वनस्पति कह लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति उसको कहते हैं कि मानव के हस्तक्षेप के बिना स्वतः उगने वाले या जलवायु दशा के अनुकूल उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, घास होते हैं, सभी को सम्मिलित रूप से सभी को उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ। जैसे मानव अपने से यदि किसी का कृषि करता है या किसी पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो उसको प्राकृतिक वनस्पति में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में वही चीज़ आएगा जो कि अपने आप ही वो मौसमी दशा के अनुसार या वहाँ की जलवायु दशा के अनुसार पौधे का जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति में कई तरह से होते हैं। पेड़ भी होते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ इसमें होती हैं। ठीक है, इसके साथ घासें भी होती हैं। तो ये मौसम के अनुकूल जैसे जैसे मौसम होता है वैसे होते हैं सब। पेड़ पौधे जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं काफ़ी ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ये। ठीक है, बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं, शाखाएँ ज़्यादा होती हैं इसके। ठीक है, झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे तापमान कम ज़्यादा मिलता है, तापमान जहाँ पे ज़्यादा होता है उसको वहाँ पे झाड़ियाँ मिलती हैं, चाहे रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेष रूप से या मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये झाड़ियाँ मिलती हैं। ये घासें लगभग मैदानी क्षेत्रों में मिलती हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में कई जगह, पर्वतीय क्षेत्र में भी कई जगह पे घास का मैदान भी मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुलमर्ग है चाहे। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में भी घास मिलता है ज़्यादा, और इसके अतिरिक्त ये पठारी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पे घास मिलता है। ठीक है, तो ये रहा प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कि जानते हैं कि ये भी ऊंचाई के अनुसार भी बदलते रहता है। जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो जो
पेड़ पौधे होंगे कैसे होंगे, काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे हो जाते हैं, शाखाएँ इनकी कम हो जाती हैं। ठीक है, इनकी शाखाएँ कम हो जाती हैं और ये काफ़ी लंबाई हो जाते हैं। लंबे क्यों होते हैं? लंबे इसलिए हो जाते हैं कि ये जो सूर्य का प्रकाश पाने के लिए काफ़ी इन लोगों में जो पेड़ पौधों में आपस की होड़ लगी रहती है, इसके कारण भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अलग अलग जगहों पर अलग अलग वनस्पतियाँ मिलती हैं। ठीक है, अब वनस्पतियों से हम लोग देखते हैं कि लाभ क्या क्या होता है। वनस्पति से लाभ क्या क्या होता है? इससे लकड़ी मिलती है, जलावन की लकड़ी मिलती है। इसके साथ साथ फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। ठीक है, और क्या मिलता है इसके साथ? वनस्पति के जो मृदा का संरक्षण करता है ये। ठीक है, मृदा संरक्षण इस अंश में करता है कि जो जैसे कि मृदा को ये बांध के रखता है, बारिश वारिश होता है तो मृदा जैसे अपर्दन करके लेके नदियाँ द्वारा चली जाती हैं, तो इसके द्वारा जो वनस्पति जब रहता है तो उसको आच्छादित रहता है, तो उसको वनस्पति को मृदा को अपर्दन होने से वो रोका जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं इसमें। जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ये सबसे अच्छा चीज़ है कि ये पर्यावरण को संरक्षण करता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के सेंस में कि जब इससे पर्यावरण ज़्यादा जब वनस्पति रहेंगे तो ऑक्सीजन होता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी आवश्यक चीज़ है, मानव के लिए या जीव जंतुओं के लिए भी ये भी रहता है। यदि पर्यावरण प्रदूषण होता है तो वन ज़्यादा लगाने की वजह से धीरे धीरे प्रदूषण में कमी भी आने लगती है। ठीक है, और ये जो मानव के गलत गतिविधियों के द्वारा वन का विनाश किया जा रहा है, वन को काट करके इंडस्ट्री में लगाया जा रहा है, चाहे जो वन क्षेत्र है उसको वहाँ पे इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, कृषि कार्य किया जा रहा है या मकान बनवाया जा रहा है, तो इसके कारण भी वन का विनाश होता है। ठीक है, वन विनाश जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा भी वन विनाश के द्वारा भी कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको वन विनाश को रोकने के लिए भारत में कई तरह से उसको संरक्षण दिया जाता है, जिसे वन महोत्सव बोला जाता है। इसको वन महोत्सव भारत में वनों को संरक्षित करने के लिए एक महोत्सव के रूप में बनाया जाता, इसका वन महोत्सव किया जाता है, क्योंकि उस समय वनों का ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाया जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है, ताकि आदमी में जागरूकता भी बने और साथ साथ वनस्पतियों का भी विकास ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो उसको वन एक महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा वन से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कि वन प्राणी के बारे में देखते हैं। ठीक है, वन्य प्राणी क्या होते हैं? वन्य प्राणी जो कि अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं। प्राकृतिक आवास मतलब कहीं जैसे कि मानव के हस्तक्षेप के बिना अपने जलवायु दशा के अनुकूल या अपने निवास स्थान के अनुकूल वो जहाँ पर रहते हैं, जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वन्य जीव बोला जाता है। ठीक है, वन्य जीव या वन्य प्राणी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि घरेलू पशु हैं, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, इसको वन्य जीव में नहीं मापा जाएगा या कहा जाएगा। ठीक है, वन्य जीव वो होते हैं कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे शेर है, ठीक है, बाघ है, ठीक है, हाथी है, ये सब क्या है? वन्य जीव हैं। ठीक है, हालांकि ये हाथी को भी पकड़ के लोग अपने घरों में रखते हैं, लेकिन ये भी बहुत उचित नहीं है। ठीक है, इसको भी वन्य जीव के ही श्रेणी दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भालू है, ठीक है, लोमड़ी है, या और अनेक कीट पतंगे भी हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं उभयचर भी हैं। उभयचर मतलब कि जो जल और थल दोनों पर आते हैं। ठीक है, उभयचर हैं। इसके साथ साथ पक्षियाँ हैं कुछ। ठीक है, पक्षियाँ, इसके साथ साथ कीट पतंगे भी हैं। इन
सबों को भी वन्य प्राणी के रूप में ही माना जाता है। ठीक है। और भारत की जो राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ हैं, जबकि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। ठीक है। ये भी छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। इन सब के संरक्षण के लिए जीव मंडल का भी विकास किया गया है। ठीक है। कई प्रजातियां ऐसे हैं कि धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं। ठीक है। तो इन लोगों का संरक्षण करने के लिए जीव मंडल का विकास किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान का भी बनाया गया है। आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या जीव मंडल है, जैव मंडल क्षेत्र, उसको भी ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पे कौन सा जैव मंडल है। ठीक है। जैसे यहाँ पे नीलगिरी एक है, नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र है। इसके साथ साथ इधर मन्नार की खाड़ी है, जिसमें किसके लिए होता है? मछलियों के लिए होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कॉर्बेट है। ठीक है। ये बहुत सारा कितना है, जितना जीव मंडल है या राष्ट्रीय उद्यान है, सबको याद कर लीजिएगा और कौन सा स्टेट में है इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इन सब को संरक्षण करने के लिए कई एक दिवस भी मनाया जाता है, जैसे बाघ दिवस हो गया, हाथी दिवस मनाया गया, कई तरह का भी दिवस रख दिया गया है ताकि इन जीवों को संरक्षण किया जा सके। ठीक है। तो ये रहा लास्ट चैप्टर था, जो कक्षा 6 का लास्ट चैप्टर था, जिसमें भारत और जलवायु प्रदेश, ठीक है, वनस्पति और प्राणी। ठीक है। तो ये आज पूरा जो क्लास है कक्षा 6 का पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब अगला क्लास जब हम लोग का होगा वो कक्षा 7 का होगा, उसमें भी जो भी टॉपिक हो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा। ठीक है। कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको बारे में भी मेंशन करिएगा। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।